बिल्कुल ABCD से एरे हम बता रहे हैं। शांत है ना अब? ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबको एरे पता ही होगा ना। ठीक है, तो एरे में सुन लो। अच्छा, बिल्कुल अगर नहीं पता तो हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, याद आ जाएगा। उसी को हम बताएंगे कि 11th में 12th में प्रोग्राम कैसे बनते हैं। देखो, एक एरे क्या होता है, जैसे हमने ये डिक्लेयर किया इंटीजर ABCDE, ये हमने क्या किया है, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए है ना। और बिल्कुल सभी लोग ध्यान से समझना भाई, 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ये 5 वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर दिए, या हमने ऐसे लिख दिया, दोनों में एक ही काम हो रहा है। ये 5 वेरिएबल है और ये भी 5 वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको 50 वेरिएबल बनाने हो तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना। ABCDEFGH, सुमो किधर देखो, ABCDEFGH ऐसे सब ये 50 वेरिएबल बहुत हो जाएंगे। लेकिन इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें एक जीरो लिख दोगे ये 50 हो जाएगा, एक और जीरो बना दोगे 500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 500 बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे यह रही है कि भाई ये ठीक है 5 बता तो दिया, बट ये 5 हमें दिख तो नहीं रहे। इसमें तो 5 हमको दिख रहे हैं ना, इसमें हमें 5 नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो एक एरे, इसको ए, सारे पांचों वेरिएबल का नाम एक ही होगा क्या, ए। लेकिन ए डिक्लेयर करने का मतलब है उसने एक सिंगल मेमोरी नहीं डिक्लेयर की, उसने 5 ग्रुप डिक्लेयर कर दिया ऐसे, यानी और पूरे इस एरिया का नाम क्या रख दिया, ए। जैसे अगर हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल समझे कि जैसे आनंदपुरी है एरिया, आनंदपुरी है, उसके चारों तरफ उन्होंने एक ऐसे बाउंड्री बना दी। ठीक, और इस बाउंड्री के अंदर छोटे छोटे ये ढेर सारे मकान बने ऐसे, बट इस पूरे एरिया का नाम क्या है, आनंदपुरी। उसी तरह से इस पूरे वेरिएबल, जो 5 वेरिएबल है, इनका सबका नाम क्या है, ए, लेकिन उनकी सबकी लोकेशन अलग है। अगर इसमें हम कह रहे हैं कि तीसरे वेरिएबल में असाइन कर दो 10, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम लिखेंगे C = 10 ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। और अगर हम इसमें कह रहे हैं तीसरे वेरिएबल में 10 दे दो, तो क्या होगा, जो पहला ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, 3 एंड 4। तो क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर जो होगा वो होगा तीसरा है ना, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे एरे ए के इंडेक्स नंबर 2 पे 10 को असाइन कर दो। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आके असाइन हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो ये हम लोग का दोनों में एक काम हो रहा है। एरे में तो हमें फाइनली इतना पता चल गया, एरे इज अ क्या, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो एक दो लाइन लिख लो, शायद 10th वाली चीजें हैं। ठीक है, लिख लो, जा मेन चीज लिखवाएंगे। लिख लो, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, एरे is a collection of variables that shares a array is a collection of variable that shares a common name, that shares a common name and stored in continuous memory location, that shares a common name and stored in continuous memory location, store in continuous memory location। ठीक, अब उसके बाद आता है कि नॉर्मल वेरिएबल को तो हमें पता है कैसे डिक्लेयर करना है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, कितने, 5। बट एरे को कैसे डिक्लेयर करते होंगे, तो लिख लो यहाँ पे डिक्लेरेशन। देखो यहाँ पे एरे के लिए दो अलग अलग तरीके हैं, एरे के दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम लोग ऐसे करते हैं एरे में, मेथड 1 ऐसे लिख लो, होता तो कुछ और हम बट शॉर्ट में लिखवा रहे हैं मेथड 1। इसमें एक तरीका तो ये है कि एक बार एरे को डिक्लेयर कर दो। ये तुमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद उस एरे को डिक्लेयर तो कर दिया, अभी तुमने देखो साइज नहीं बताया ना, और साइज उसके बाद नीचे कहीं बता दिया तुमने, ऐसे इंटीजर नहीं, इंटीजर तब नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a = न्यू इंटीजर और 10। ये जरा ध्यान से सुनना, इन दोनों को या तो अलग अलग लिख लो, लेकिन हम लोग 10th में ऐसे नहीं करते थे, हम लोग दोनों को मिला के एक साथ लिखते थे। कुछ लोग को शायद याद आ गया होगा ना, हम लोग मिला के लिखते थे ना। तो चाहे तो ऐसे स्प्लिट करके लिख दो, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो और इस तरह से लिख दो, इंटीजर
ए ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंटीजर 10 ऐसे। तो ये ध्यान रखना, या तो ऐसे लिखो हम लोग, लेकिन 11th में अब यही सिस्टम ज्यादा चलेगा। क्वेश्चन में दिया है, हाँ नहीं कर सकते हो, बट अभी हम क्वेश्चन देंगे उससे समझ जाओगे कि ऐसा करना नहीं है। हाँ ये मेथड 2 है, मतलब मेथड 2 क्या है, उसी को मिला के लिखने का तरीका है। 10th में हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे थे, अगर किसी को याद आ रहा हो। लेकिन अभी 11th में थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन देंगे हमें आंसर उसी के हिसाब से लिखना होता है। यहाँ नहीं चलता, यहाँ वहां पे क्या होता था, राइट अ प्रोग्राम और ये करो ये करो ये करो। अब ऐसा नहीं होता है, अब कहते हैं राइट अ प्रोग्राम और सब कुछ बताते हैं, वो क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, यहाँ पे डिक्लेयर करो, यहाँ पे क्रिएट करो, ऐसा। और एक काम और करना, ये जो लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। इसमें ऐसे अगर स्पेस हो तो लिख लो डिक्लेरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएशन। वो डिक्लेयर हुआ और ये क्या हुआ हमारा, क्रिएट हुआ। डिक्लेरेशन और क्रिएशन। बट इस वाले में क्या हुआ, अगर गौर से देखो तो दोनों काम हो गए, डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक साथ हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, चाहे तो यहाँ पे लिख लो क्या, डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन। डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन हमने एक साथ कर दिया। अगर बोलेंगे कि अलग अलग करो तब तो करना ही पड़ेगा ना, और नहीं तो फिर जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। अभी बाकी लिख लो, प्रोग्राम जब बनाएंगे तो सब समझ जाओगे अपने आप। दूसरी चीज यहां पे, अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो जा, राइट द आउटपुट। राइट द आउटपुट, हम एक एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंटीजर ए ब्रैकेट इक्वल टू, ये जो देखो ये हमने लिख दिया ऐसे। एक एरे लिया, उस एरे में हमने कितनी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, 5, 3 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ना। और 10th में ये सब याद आ रहा होगा धीरे धीरे ना। ये जो होता है ये कौन सा इंडेक्स नंबर होता है, 0। अगर हम लोग लिखेंगे A0 तो कौन सी वैल्यू की बात, 5, A1 A2, याद आया। तो अब जो आउटपुट लिखना, लिखते चलो साथ में, फॉर, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था राइट द आउटपुट, राइट आउटपुट, और उसके बाद ये नोट करना है। लिखते चलो, इसका आउटपुट निकालेंगे, फिर एक क्वेश्चन तुम करोगे। ये नोट कर लो इसको। अबे थोड़ा, क्योंकि अब प्रोग्राम एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, सुनना बहुत ध्यान से, और ये तुम लोग को करना है। बाकी एग्जाम के बाद तो सब पढ़ा देंगे फिर से, चाहे कुछ एरे के वीडियो हम भेजते जाएंगे। जिसको बेसिक नहीं है, जिसको आती है अच्छी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पढ़े ना देखे। लेकिन जिसको नहीं आती है ठीक से, वो वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पे चीजें शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं हमें तो बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर उस वीडियो को जरूर देखना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। और जिसको लगता है कि नहीं आती, बस 2 वीडियो देख लोगे, बाकी फिर फैमिलियर हो जाओगे, फिर नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे आधे आधे घंटे के होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो ये हम लोगों ने लिखा, और एक लाइन और इसमें लिख लो, SOPLN आई। हम इसको बताते हैं पहले तो, ठीक है, हम इसको बता दे रहे हैं कि क्या आउटपुट आएगा इसका। या एक काम करो, जा करो पहले तुम लोग करो, फिर हम बताएंगे। कुछ तो आते ही होगा, ऐसा नहीं कि सबको कुछ नहीं आता। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर लूप के बाद क्या कोई ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं। जब ब्रैकेट नहीं होते तो क्या होता है, वो एक ही लाइन से ऐसे घूमता रहेगा, जब ये खत्म होगा तब इसकी बारी आएगी, ठीक। चलो, नोट करो,
कर लिया? किसी को आया क्या भाई आउटपुट? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही, हाँ सही है। देखो काफी लोग को इधर हमने देख लिया, सही है। अब बाकी जहाँ देखना, जिसको नहीं आया वो ध्यान से सुने। देखो जैसे कि ये है आई है 0 ना, तो जब 0 है लेस देन 3 है तो ये कंडीशन ट्रू है ना, ये कंडीशन ट्रू है। और जब ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले तो ये चलेगा, क्या ये ब्रैकेट प्रिंट होगा। तो ब्रैकेट में क्या मॉनिटर पे दिखेगा हमको? ए ब्रैकेट दिखेगा, ए ब्रैकेट दिखेगा, सही है। उसके बाद क्या ये आई प्रिंट होगा कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी? आई की वैल्यू, क्योंकि बिना डबल कोट्स के ना आई की वैल्यू कितनी है बोलो? 0। तो क्या हो जाएगा? 0। आई की वैल्यू है 0 तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? अच्छा इसमें एक मिनट, एक थोड़ी सी चीज बढ़ा लेना, 1 मिनट। ब्रैकेट के बाद ये इक्वल टू भी बढ़ा देना ऐसे ना, सुनो इधर, ये ब्रैकेट के बाद इक्वल टू भी बढ़ा लेना, ठीक है। चलो और उसके बाद अब क्या, ये आई प्रिंट हो गया, इसके बाद ये प्रिंट होगा ब्रैकेट और क्या इक्वल टू। और ना बताओ जाए इसके बाद इसमें क्या प्रिंट होगा? बाकी लोग शांत है ना, ए आई में क्या प्रिंट होगा? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा चलो ठीक है, इधर देखो, बाकी कोई बता दो जा। हाँ 5। अब सुनो, अच्छा ध्यान से देखना, ये जो है एक एरे है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कह रहे थे, ये लिखा है A0 और A0 की वैल्यू क्या है? 5, ठीक है ना। A0 की वैल्यू क्या है? 5। तो यहाँ पे मॉनिटर में A0 इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद तुम वापस गए तो आई कितना हो गया? 1। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर तुम आ गए यहाँ पे, अब क्या प्रिंट करेगा बोलो? A1 इक्वल टू क्या? 10। A1 में क्या वैल्यू पड़ी है? 10। और फिर क्या प्रिंट होगा? ऐसे ही 2 में भी काम होगा ना, तो यहाँ पे 2 में क्या होगा? A ऑफ 2 इक्वल टू क्या? 15। फिर ये वापस जाएगा, आई कितना हो जाएगा? नहीं भाई, I2 था ना, I2 था, आई हो गया 3। 3 लेस देन 3, कंडीशन क्या? फॉल्स। फॉल्स हो गया तो लूप के बाद 3 प्रिंट होगा। क्लियर? चलो इसमें एक फंक्शन भी होता है, ये नोट कर लो आउटपुट। जैसे स्ट्रिंग में ढेर सारे फंक्शन होते हैं ना, इसमें भी बहुत से फंक्शन होते हैं। हम लोग 2 ही 4 फंक्शन, बट अभी हम आज केवल एक ही फंक्शन डिस्कस करेंगे जो 10th में तुम्हें पढ़ा था, ठीक है। लिखो जरा यहाँ पे इसके नीचे, ये लेंथ, लिख लो, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, it returns the number of elements present in array. It returns number of elements present in array. और फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिख लो इंट। इसका रिटर्न टाइप कैसा होगा? इंट, यानी इसका आंसर हमेशा इंट में आएगा। रिटर्न टाइप इज इंट, जैसे भी लिख लो। किसमें? नहीं, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आई। अब जा एक एग्जाम्पल लिख लो। अगर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, स्ट्रिंग ए ब्रैकेट, ये नोट करते चलो। क्या चीज? लेंथ नेचुरल नंबर, हाँ ठीक, हाँ क्या 3, हाँ इसमें यार समझना, हम बता रहे हैं इसमें कुछ चीजें। ये जो एक एरे है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है ना। तो यानी इसकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे SOPLN, ये देखना ध्यान से, एरे में ब्रैकेट नहीं लगेगा। जब हम एरे की लेंथ निकालते हैं तो एरे में ब्रैकेट नहीं लगता और ना ही लेंथ में ब्रैकेट लगता है। ये हम ऐसे, तो हम ये कर क्या रहे हैं, इस एरे की लेंथ निकाल रहे हैं। और एरे में प्रणव्या कितने नंबर है बताओ? एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो आंसर क्या है हमारा? 3। इतना तो आ गया ना समझ में। अब इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, हमने लिखा है SOPLN A1 इक्वल टू क्या? 3 A1
डॉट लेंथ, ये A1 डॉट लेंथ। अब ये तो कुछ अलग चीज है। अब देखो ये एक चीज सुनना ध्यान से, अगर हमने एरे में कोई ब्रैकेट नहीं लगाए, बहुत ध्यान से सुनना, एरे में अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये पूरे एरे की बात हो रही है। रुक जाओ, अच्छा इसमें 1 मिनट रुकना। हाँ, इसमें पहले वाले में एक मिस्टेक हुई है भाई, छोटी सी, वो आदत ले, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये इसको हटा देना, हमने बोला था लेकिन लगा दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, एरे की लेंथ में, स्ट्रिंग में लगेगा। अब क्या होगा, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं ऐसे, एरे डॉट लेंथ, तो ये एरे है और ये क्या है, लेंथ, तो ठीक है, तो ये एरे की लेंथ है 1 2 एंड 3। बट अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं A1, A1 का मतलब, सुमुख बताओ, 1 मिनट शांत है ना सब लोग, सुमुख कौन सी वैल्यू की बात हो रही है? ओके, ये 0 है, ये A का 0 है, ये क्या A का 1 है, तो यानी लिखा हुआ एक तरह से ओके। और ये स्ट्रिंग लिखी है और इस ब्रैकेट भी लगा, तो स्ट्रिंग के लिए निकाल है, तो क्या आ जाएगा 2। कुछ समझ में आया ये? तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ये। हाँ लेंथ नहीं, A1 में क्या वैल्यू पड़ी थी? ओके नहीं, ये A0 है, ये A1 है, A1 में वैल्यू क्या पड़ी है? ओके। और ओके की लेंथ कितनी है? 1 2, तो वो ऐसे 2 आया। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ जरा। अब एक आउटपुट तुम लोग करोगे, ठीक है, लेंथ। अच्छा एक चीज और लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है। डिफरेंस, तुम लोग को पता है हम आंसर नहीं लिखवाएंगे, क्वेश्चन बस लिख लो। डिफरेंस बिटवीन लेंथ, BW का मतलब बिटवीन है, बिटवीन लेंथ एंड लेंथ विद ब्रैकेट, ये लेंथ एंड लेंथ विद ब्रैकेट। सबको समझ में आया? यहाँ पे हम ऐसे वर्बल बोल दे रहे हैं, ये इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे, इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग वेरिएबल। पॉइंट समझ में आया? तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब एक आउटपुट तुम लोग को करना है, देखो जरा, राइट द आउटपुट और ये लिख लो। एरे हमने एक ले लिया कैरेक्टर टाइप का, उसमें हमने कहा ABC, हमने 3 कैरेक्टर उसमें इनिशियलाइज कर लिए, 3 कैरेक्टर इनिशियलाइज कर लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा? इंटीजर n इक्वल टू x डॉट लेंथ, ये फॉर और ऊपर 2 वेरिएबल लिख ले, एक st है, st हमारी ब्लैंक है, और इंटीजर s है वो इनिशियली 0 है। जब इसको ट्राई करो और बस इसमें एक छोटा सा हम हिंट देंगे, ठीक है। 1 मिनट इधर सब लोग देख लेना, फिर उसके बाद स्टार्ट को देखो। अगर हमारे पास वैल्यू पड़ी है एक स्ट्रिंग है, ये कैसी वैल्यू है बोलो? ये कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग की कैरेक्टर या कुछ नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर ए ऐड कर दें तो बता दो आंसर क्या आएगा? देखो स्ट्रिंग और कैरेक्टर मिलके कैसा आंसर देते हैं? हाँ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रिंग। ये समझ में आई? ये आएगा हमारा कैसा? स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम लोग एक 0 ये इंटीजर और इसमें कैरेक्टर ऐड कर दें, अब क्या आंसर आएगा बोलो कोई? हाँ हाँ, स्काई कोड। देखो ये इंटीजर है ना, ये इंटीजर और ये कैसा हमारा कैरेक्टर, और इंटीजर कैरेक्टर मिलके कैसा बनता है? इंटीजर। तो यहाँ पे ये ए की स्काई वैल्यू क्या होती है? 65। तो आंसर कैसा आ जाएगा?
65। अब जाओ इसको ट्राई करो, हमने हिंट दे दिया, ट्राई करो फिर हम बताएंगे, करो जल्दी से। पूरा आंसर लिखो पूरा। दो दो वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं, दोनों का बताओ फिर हम डिस्कस करेंगे। गलत। रीजन ये है कि तुम जो सोच रहे हो लूप 3 बार चल रहा है, तो तुम सोचो 3 बार प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग लूप के अंदर है कि बाहर है, देखो बाहर, तो प्रिंटिंग एक ही बार होगी। आप करेक्शन करो। 198 कॉमा, चलो और कोई बता दो भाई। सेम आंसर। चलना जब देखते हैं हम लोग समझते हैं। चलो अभी काफी लोग को समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हम इसको एक बार, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से सुन ले, फिर हम लोग एक दो प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, ठीक। अब इस प्रोग्राम में ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी जीरो है ना, इंटीजर है, ये तो क्लियर है। ये भी समझ में आ रहा है, एक्स जीरो में क्या पड़ा हुआ है, ए, एक्स जीरो में ए, एक्स वन में बी, एक्स टू में सी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एन में कितना आया होगा, एन में बोलो, एन में कितना आया, कितनी लेंथ है इस वाले एक्स की, एक्स की लेंथ कितनी है, अरे 1 कहाँ दिख रही भाई, 3 है। एरे की लेंथ 1 2 एंड 3, तो एक्स की लेंथ है 3, तो एन में आ जाएगा क्या, 3। अब ये जो लूप चलेगा वो 0 से लेके आई लेस देन 3 तक चलेगा। कोई दिक्कत, गहरा समझ में आ रहा है, ठीक है, 0 से लेस देन 3 तक। अब यहाँ पे आई है 0, अब ये एस है हमारा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है A0, A0 में क्या पड़ा हुआ है, ए, तो अब ये जो है 0 है इंटीजर का, और ये कैरेक्टर का ए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 65 पे, तो इस एस में आ गया क्या, 65। और इसके बाद क्योंकि लूप में ब्रैकेट लगे हैं तो दोनों चलेंगे ना, जब दोनों चलेंगे तो नीचे क्या लिखा है, ब्लैंक, ब्लैंक के साथ क्या लिखा है, A0, ब्लैंक के साथ क्या, A0, A0 में क्या है, ए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रिंग है और एक हमारा क्या है, कैरेक्टर, तो इसका आंसर कैसा बनेगा, स्ट्रिंग। तो जो आंसर आएगा इसमें, किसमें, एसटी में, एसटी में क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा, किस टाइप का, स्ट्रिंग। अगली बार में करता विधा देखो, अगली बार में आई क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे एस में पड़ा था 65 और उसमें क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा ना। 65 इंटीजर है, ये है कैरेक्टर, इंटीजर प्लस कैरेक्टर कैसा होता है, इंटीजर, तो ये बन जाए, इसमें कितना ऐड हो गया, 66, इसमें क्या बी, फिर ऐड हो गया 67, क्या ऐड हो गया, सी, और फिर लूप खत्म हो जाएगा। तो लूप के बाद प्रिंट होगा क्या, 198 एस और एस टी कितना, कॉमा ए बी सी, बिल्कुल सही आंसर। गौरी समझ में आया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से समझ लेना भाई, क्योंकि एरे के प्रोग्राम बहुत टफ होते हैं, ये हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से धीरे धीरे चलें, क्योंकि टाइम नहीं है तो हम बहुत फालतू का नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, बट कुछ कुछ याद आने लगा होगा शायद, ठीक। चलो अब आ जाओ, हम लोग सीधे सीधे प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक। लिखो जा प्रोग्राम। अच्छा, इसमें प्रोग्राम जो आते हैं, हाँ वो सब इसी में होता है, ठीक है ना। जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हमेशा ध्यान कर लो, 11th 12th में वैसे नहीं आएंगे सिंगल प्रोग्राम, अब कंस्ट्रक्टर होगा,
इनपुट होगा, कैलकुलेट होगा, प्रिंट होगा और मेन होगा। तो वो स्ट्रक्चर हमको सीखना है। बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम से शुरू करना है, ठीक है। लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, write a program to calculate the sum and average of, to calculate the sum and average of an array, of an array of size n, array of size n using, मतलब यहाँ पे क्या है, अभी तक हम लोग कहते थे ना एरे में 10 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, यही तो बोलते थे ना। तो अब साइज कितना है एरे का, n, ठीक है। तो अब लिखते चलो, फिर हम बताएंगे। क्लास यूजिंग के बाद ये लिखना, मतलब इन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर लो। तो हम शॉर्ट में लिखवाते हैं क्लास, क्लास का नाम दे दिया हमने एरे। और ध्यान रखना एरे कोई कीवर्ड नहीं है, क्लास का नाम एरे ले सकते हो, कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डेटा मेंबर्स। ये डेटा मेंबर में एक हमारे पास एरे है और एक वेरिएबल है एन। एन क्या इंडिकेट कर रहा है, साइज ऑफ एरे, ठीक है। उसके बाद इसी में एक वेरिएबल हमारा और है सम, एक है सम, और एक वेरिएबल है हमारा डबल एवीजी, जिसमें हम एवरेज निकालेंगे। टोटल 4 वेरिएबल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, कुछ मेथड्स भी हैं। मेथड में पहला मेथड एज यूजुअल हमारे पास है कंस्ट्रक्टर, ये इंटीजर एस, ये ऐसे लिख लो, नहीं इंटीजर एस नहीं, डिफॉल्ट नहीं है, पैरामीटराइज है, ये ऐसे लिखो, ठीक। एन एन वेरिएबल का नाम है, लिख लो यहाँ पे। इसमें इट इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर है ना, ये पहचान में तो आ गया होगा, क्लास का नाम और ये नाम सेम है, पैरामीटराइज है बट, हाँ हाँ, कोई दिक्कत क्या है? अरे वेरिएबल का नाम एन भी तो हो सकता है, 4 एन लिख सकते हैं, नाम है कुछ भी हो, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे इट, यहाँ पे लिख लो इनिशियलाइज एन इक्वल टू एन एन, इनिशियलाइज वो वेरिएबल का नाम है, इनिशियलाइज एन इक्वल टू, ऐसे एन इक्वल टू एन एन, यानी एन को कौन इनिशियलाइज करेगा, एन एन, ये एक वेरिएबल है। इनिशियलाइज एन इक्वल टू एन एन एंड क्रिएट द एरे, एंड क्रिएट द एरे, comma, and initialize other variables, and initialize other variable। इतना काम कंस्ट्रक्टर में करना है। अरे अगर हम एन की जगह x लिख देते तो x क्या होता है ये बताओ पहले। अगर हम इस एन की जगह x लिख दिए तो ये x क्या है पहले ये बता दो। एन क्या है यहाँ पे, बस यही, मतलब नाम है, हमने 2 नाम दे दिया, एन दे दिया, हम एबीसी दे सकते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये है, पेपर वाले अक्सर यही इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमने लिखवा, ठीक है। उसके बाद लिखो जा वॉइड, वॉइड एक्सेप्ट, इसमें लिख लो इनपुट एरे एलिमेंट्स, इनपुट एरे एलिमेंट्स, इनपुट एरे एलिमेंट्स, ठीक। एरे में नंबर इसमें इनपुट करना है। उसके बाद लिख लो यहाँ पे वॉइड कैल्क, it calculate the sum and average of array elements, it calculate the sum and average of sum and average of array elements, जो एरे के अंदर नंबर हैं उनका सम और एवरेज निकालने की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद बहुत इजी प्रोग्राम से शुरू करते हैं, वाइड शो, वाइड शो, इसमें लिख लो इट प्रिंट एरे एलिमेंट्स, इट प्रिंट एरे एलिमेंट्स,
इट प्रिंट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिख लो जब वाइड मेन, हाँ हाँ, मेन में तो हमेशा एक ही काम होता है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शंस, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शंस, और लास्ट में एक लाइन और है, एंड ऑल्सो प्रिंट हेयर सम एंड एवरेज। सम और एवरेज को कह रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करो, ठीक है, उसमें केवल एरे प्रिंट होगा। ये समझ में आया? और भाई पहला प्रोग्राम है, हम इसको बता रहे हैं, अब बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते चलना, नहीं तो फिर एरे आता नहीं है जल्दी। अब क्या होगा, हर प्रोग्राम में जो भी 1D का प्रोग्राम होगा, जितने भी 1D के प्रोग्राम होंगे, बहुत ध्यान से सुनना, उसमें क्लास तो डिक्लेयर होगा, वेरिएबल डिक्लेयर होगा, कंस्ट्रक्टर, और ज़्यादातर ऐसे ही होगा, उसमें ये हमेशा होगा और ये हमेशा होगा। मतलब समझ रहे हो, अगर ये प्रोग्राम 10 नंबर का है तो 6-7 नंबर तो लाना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमेशा सेम होता है। इनपुट मतलब हमेशा लूप लगा के SC डॉट नेक्स्ट इंट, प्रिंटिंग मतलब हमेशा लूप लगा के SOPLN, क्लियर। बस केवल ये वाला फंक्शन बदल जाएगा, कभी यहाँ पे सॉर्टिंग दे देंगे, कभी सर्चिंग दे देंगे, कभी कुछ और दे देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं इनपुट, प्रिंटिंग और कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं एरे के प्रोग्राम में। तो लिखना शुरू करो, साथ में लिखते चलो। लिखो जा इंपोर्ट क्लास और वेरिएबल को डिक्लेयर करो, सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, केवल डिक्लेयर करना है, न्यू कीवर्ड नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, मेरे ख्याल से डिक्लेरेशन तक तो पहुंच गए होंगे, हम भी लिख दे रहे हैं, हाँ हम सब लिख दे रहे हैं, जिसने कर लिया तो ठीक है। हमने कहा जिसको आता है वो तो एटलीस्ट ट्राई करे अपने आप। इंपोर्ट, जिसको नहीं आया वो देख के लिखे इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट के बाद क्लास, क्लास के पहले ब्रैकेट नहीं लगता, ध्यान रखना, एरे। अब देखना क्लास डिक्लेयर कर लिया तुमने, अब ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ये चारों वेरिएबल, ठीक। तो हमने एक एरे डिक्लेयर किया, केवल डिक्लेयर किया, न्यू कीवर्ड मत लगाना, कॉमा n कॉमा सम, ये इंटीजर थे तो एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। और क्या डिक्लेयर करना है, हाँ डबल एवरेज, डबल एवरेज AVG, ये डबल एवरेज। तो ये क्लास डिक्लेयर हो गया और एवरेज भी आ गया, समझ में आया? बोर्ड में आधा नंबर है यहाँ तक, क्लास और वेरिएबल डिक्लेरेशन का। इसके बाद अगला फंक्शन है हमारा कौन सा, कंस्ट्रक्टर एरे। और इसमें इसको बदल नहीं सकते भाई, जो दिया है सब वैसे ही लगाओगे। हमने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली तो हम ऐसे लिखते थे ना n इक्वल टू 0, बट इस बार n को 0 नहीं देंगे, nn देंगे, जो पैरामीटर है वो n को वैल्यू असाइन कर रहा है, तो हमने लिखा n इक्वल टू nn। और हमने एरे को डिक्लेयर किया ना, क्रिएट नहीं किया। क्रिएट करने के लिए एरे को देखना, ना ब्रैकेट लिखता है ना डेटा टाइप लिखते हैं, ए, क्योंकि डिक्लेयर तो ऊपर ही हो गया ना, ए, उसके बाद क्या न्यू इंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या हम लोग, हाँ एन, साइज ऑफ द एरे, ये एन भी लिख सकते हो, एन भी चल जाएगा क्योंकि दोनों अवेलेबल हैं। ये कंस्ट्रक्टर हमेशा लगभग ऐसे ही बनता है। हाँ एक मिनट, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो गया, अभी एवरेज और उसके लिए भी बोला है ना, तो जो हमने क्या करा, एवरेज को ये, अब कंस्ट्रक्टर पूरा हो गया ना, ये आधा नंबर डिक्लेरेशन का मिला, 1 नंबर मिल गया हमको कंस्ट्रक्टर का, क्लियर। तो 1.5 नंबर यहाँ तक हो गए, इसके आगे कुछ ना लिखो, 1.5 पक्का मिलेंगे पूरे, ठीक है, इधर देखो, हाँ ठीक। तो अब जो है ये एरे तो हो गया, अब इसके बाद अगला फंक्शन हमारा कौन सा है, वॉइड एक्सेप्ट। हाँ तो यहाँ पे आ जाओ, वॉइड एक्सेप्ट, हाँ हाँ इसमें लूप लगाएंगे, इसमें केवल एरे में इनपुट करने का काम होगा, कोई नहीं। एरे में पहला नंबर किस इंडेक्स नंबर पे जाता है, 0, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, 3 पे, और हमें कहाँ तक नंबर बनने, n तक। तो हम लोग अब इसमें क्योंकि इनपुट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे स्कैनर भी लगाएंगे,
नहीं, एन हम लोग क्या करेंगे अभी हम वो बताएंगे, मेन में करेंगे, है ना। एन में जो है मेन में होगा, वो हम बताएंगे, वो थोड़ी सी नई चीज है तुम लोग के लिए। हाँ हाँ, स्कैनर को हम लोग स्कैनर को यहाँ पे ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सुने सर, अगर हम चाहे तो एरे को स्कैनर को यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट बोर्ड कहता है यहाँ पे तो हम लोग उसी हिसाब से लिख रहे हैं, बट दोनों सही है, मार्क्स नहीं काटेंगे यहाँ पे इस पे भी। तो अब स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है ना। ये स्कैनर बना लिया। अब हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया एंटर एन नंबर्स, नहीं, अब जो साइज है ना अभी उसकी बात भूल जाओ, क्योंकि इस फंक्शन में बोला क्या, इनपुट द एरे एलिमेंट, ये नहीं बोला इनपुट द साइज। साइज वो अभी भूल जाओ, साइज वो हम बता देंगे कहाँ पे होगा। साइज जो है हमेशा मेन में लेते हैं हम लोग, मेन में, क्योंकि सबसे पहले मेन चलता है, ठीक है। वो अभी हम बताएंगे। अभी इसमें क्या बोला था एक्सेप्ट में, बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था, इनपुट द एरे एलिमेंट्स, और कुछ नहीं बोला है। मतलब A0 में लाओ, फिर A1 में लाओ, A2 में लाओ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर लूप कहां से कहां तक, लेस देन n तक, ये सही है, 0 से लेके लेस देन n तक, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अब क्या, a ऑफ i इक्वल टू एस सी डॉट, नेक्स्ट क्या, इंट। कुछ और भी करना है इस फंक्शन के अंदर, हाँ डिक्लेयर करना है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ और भी करना है, इसके अलावा कुछ और करना है, नहीं करना है। तो हमने ये क्या, फंक्शन कर दिया बंद। हाँ नहीं, हमने क्या बोला, एक चीज ध्यान से सुन लो, जितना बोला है बस उतना ही करना है हर फंक्शन, क्योंकि और भी फंक्शन बने ना, फिर वहां पे क्या करोगे अगर यहीं पे एवरेज करोगे। अब जरा देखो क्वेश्चन में एक और फंक्शन बना है, उसके अंदर कहना है कैलकुलेट सम एंड एवरेज, इसलिए वो काम वहां पे होगा। हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या करना, वॉइड कैल्क, ये देखो वॉइड कैल्क, हमें क्या करना है वॉइड कैल्क में, सम, यानी हमें A0 A1 A2 A3 सबका सम करना है ना, A0 A1 A2 A3 सबका सम करना है ना, यही तो बात हो रही है। तो हमें A0 चाहिए पहले, फिर A1 चाहिए, वो कैसे मिलेगा, फिर से लूप लगेगा, लूप लगेगा तभी तो। फॉर हमने कहा इंटीजर, नहीं सम तो ऑलरेडी है वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, फॉर, अच्छा आई को हम लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे, आई इक्वल टू 0, आई कितना, लेस देन n, आई प्लस प्लस, सही है, कोई प्रॉब्लम। ये तुमने क्या किया, अब तुम्हें करना क्या है इसके अंदर, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे केवल सम करना है ना, A0 को A1 को A2 को सबको सम करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, और सम के लिए एक वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास है, कौन सा, एस नहीं लेंगे, सम लेंगे, और सम 0 ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज है, तो अलग से 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू क्या, सम प्लस ए ऑफ आई, ये देखो, और इसको कर दिया बंद। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो, हाँ बताओ, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं, तुम क्या कह रहे हो बताओ। हाँ, इसी फंक्शन में हमको एवरेज भी निकालना था, तो हमने ये लूप चलता गया चलता गया चलता गया, जब ये लूप खत्म हो गया तो क्या कैलकुलेट हो गया, सम, सम, अब सम आ गया तो एवरेज तो बहुत इजी है। तो क्या कर दिया हमने, एवरेज इक्वल टू क्या, सम डिवाइडेड बाय क्या, एन, सम डिवाइडेड बाय एन, बट ये गलत है। सम हमारा पता है कैसा है, इंटीजर है, सम है कैसा, इंटीजर, और एन भी कैसा है, इंटीजर। टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी, नहीं इंट नहीं डबल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज इक्वल टू, ऐसा करेंगे देखना,
डबल डबल क्या, सम डिवाइडेड बाय एन। अब समझ में आया सबको? और कुछ करना है इस फंक्शन के अंदर? हाँ नहीं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वो किसके लिए? जिसके आगे लिखा होता है उसकी टाइप कास्टिंग करते हैं ना। ये कुछ पॉइंट समझ में आया? और ये हमने इसको कर दिया बंद, ठीक है। दोस्ती यारी निभानी है तो बाहर चले जाओ, अपना आराम से निपटा, इधर पढ़ लो थोड़ी देर। अब इसके बाद जाके फ्री हो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे कि पढ़ लोगे, ठीक है। तो थोड़ा देख लो, टफ है, इजी नहीं, हम बता रहे हैं बार बार। हम बताएं, देखो एक चीज ये बताओ, सबसे पहले फंक्शन कौन सा चलता है किसी भी प्रोग्राम का? मेन। तो अभी मेन में हम लोग इनपुट करा के इसके बाद इनको कॉल करेंगे, क्योंकि रीजन ये है किसी भी फंक्शन में बोले ही नहीं है कि साइज इनपुट करो। जब बोला नहीं तो हम करेंगे भी नहीं। और इसीलिए मेन में क्या लिखते हैं? क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली। इसका ये मतलब है जो काम कहीं नहीं बोला गया है वो मेन में कर लो। जो तुम्हें और लग रहा है जो नहीं बोला है मेन में, क्योंकि चलेगा मेन, वो काम पहले हो जाएंगे, इसके बाद बाकी कॉल कर लो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? कौन सा फंक्शन? वाइड शो। तो लिख दो, इसमें क्या करेंगे? A0 A1 A2 A3 सबको प्रिंट करना है, केवल प्रिंटिंग करनी है, और सम और एवरेज भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा? वाइड, वाइड क्या नाम था? शो। अब देखना क्या करा, बताओ। हाँ लिखेंगे, अब वही लिखेंगे, इस फंक्शन लिखेंगे ना, क्योंकि इस फंक्शन में बोला है प्रिंट करने को। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n। ये इसके बाद कौन सी लाइन आने वाली है बताओ? हाँ, SOPLN A ऑफ I, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। SOPLN A ऑफ I, ये एरे प्रिंट हो गया ना। अभी कुछ और भी प्रिंट करना था क्या? सम और एवरेज। तो हमने यहाँ पे SOPLN में, हाँ हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसमें जितना बोला जाएगा उतना ही करना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन ये उठाया बोर्ड में कि भाई बच्चा सही तो कर रहा है, यहाँ प्रिंट कर दे वहां प्रिंट कर दे। तो उन्होंने बोला कि जो बोला है वही करना है। हमने कहा अगर नहीं करना तो ये इसका मतलब वो क्या बोले? वो ये बोले कि ये बच्चा क्वेश्चन रट के आया है, और उसको पता है कि यहाँ पे प्रिंट करना है तो यहीं पे प्रिंट कर देता है वो, उसका मतलब दिमाग नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्या, नहीं मार्क्स मिलेंगे इसमें, पता है क्या होगा? एग्जाम में पूरे मार्क्स दे देंगे, लास्ट में -2 कर देंगे या -1, कि मतलब जैसा हमने बोला है वैसे नहीं बनाया। मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम तो सही है ना, प्रिंट कहीं पे कराओ। अब क्या करना है लास्ट में? देखो इधर, भाई बातें बंद करो, जब मेन फंक्शन जो है इसको समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत बार बनाएंगे हम लोग। हाँ वो भी ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लास का बनाएंगे क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लिखें? गलत, एरे ओबीजे। नहीं, हमें ऐसे ही पढ़ाया गया था। चलो ठीक है, एरे ओबीजे इक्वल टू न्यू, न्यू एरे। ये सही है गलत है? हाँ ये गलत है, सुन लो जा, ठीक है। एक मिनट सुनना। होता क्या, ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या चीज कॉल होती है? और कंस्ट्रक्टर कैसा है? पैरामीटर है इसके, नॉन पैरा। अब जो ये दिमाग में आ रहा था ना साइज वाली बात, वो अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे दिया गया ऐसा। अब यहाँ पे बोर्ड क्या कहता है? क्योंकि बोर्ड ने नहीं बोला ना कि इनपुट साइज, मेन में भी नहीं बोला कि साइज इनपुट करो। तो अब दो चीजें हैं। अब एक तो तुम यहाँ पे कोई भी, तुमने कहा एरे का हम साइज 5 लेंगे, यहाँ से 5 पास कर दो, ठीक। अब ये जो 5 है ये किस में कॉपी होगा बताओ? NN में कॉपी होगा। NN किसको वैल्यू पहुंचा देगा? N को। N ही तो साइज है ना, साइज हो गया। इसको बोलते हैं इनपुट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, इनपुट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। और एक दूसरा, क्योंकि मेन में बोले ही नहीं है कि कैसे इनपुट कराओ, एक दूसरा तरीका सुनो। यहाँ पे ले लो k इक्वल टू SC डॉट, इधर देखो कहते k, यहाँ पे मेन में k इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, और उस k को यहाँ पे लिख दो।
इससे क्या होगा, पहले तुमने के की वैल्यू, हाँ अब तुम्हारी मेन में इसीलिए कभी नहीं लिखते हैं कि क्या करो, कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाओ, सबको कॉल करो अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब अपने हिसाब से मैनेज करो बाकी चीजें। क्लियर हुआ, तो दोनों सही है। तो हम क्यों, जब उन्होंने बोले ही नहीं तो हम क्यों इनपुट कराए, डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी साइज पास कर दो। अभी समझ में आया अर्नब, समझ में आया पूरा तरीका? ठीक है, तो ये तरीका है प्रोग्राम के बोर्ड में। बाकी जो स्कूल में कहें कि इनपुट करा के करो, ये हो गया। तो अब देखो साइज आ गया ना, एन की वैल्यू तो आ गई ना, कोई भी तुम्हारी मर्जी है कुछ भी लिख दो, ठीक है, जीरो का एरे नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, आप बताओ किसको कॉल करें, एक्सेप्ट, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सुनो क्या क्या हुआ, एन को वैल्यू मिल गई 5, एरे क्रिएट हो गया कितना बड़ा 5 का, एवरेज को मिल गया 0.0, सम को क्या मिल गया 0, वो सारे काम हो गए जो हम लोग ऊपर डिक्लेयर करते थे ना। अब किस फंक्शन की पहले जरूरत है, एक्सेप्ट, तो क्या करोगे, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, ये ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, उसके बाद ओबीजे डॉट कैल्क, ये ओबीजे डॉट कैल्क, उसके बाद ओबीजे डॉट शो। क्या शो से एवरेज भी प्रिंट हो गया क्या, ओबीजे डॉट शो, शो में केवल एरे प्रिंट हुआ है और कुछ नहीं प्रिंट हुआ, और क्या प्रिंट करना है हमको, सम एंड एवरेज। तो यहाँ पे एसओपीएलएन में हमने बोला सम इक्वल टू प्लस सम, ये ठीक है, सम इक्वल टू प्लस सम, और उसके बाद एवरेज इक्वल टू प्लस एवरेज। वो तुम्हारी मर्जी है कैसे भी प्रिंट कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला तो है नहीं, एवरेज इक्वल टू प्लस एवीजी, ये, और ये वाइड मेन बंद किया, ये क्लास बंद किया, ये पूरा प्रोग्राम हो गया। ये एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है एरे का। इनपुट हमेशा वैसे ही होगा, कंस्ट्रक्टर वैसे ही मिलेगा, सब कुछ काम वैसे ही होगा, बट फर्क हो जाएगा उस फंक्शन का कैल्क वाले का, ठीक है ना, कैल्क में बदलते जाएंगी चीजें। क्लियर हुआ, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो का एरे होगा ही नहीं। क्लियर, चलो बस इतना ही कर लो।